नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का हमारे संघर्ष की कहानी में। तो ये सीजन 1 है, एपिसोड नंबर 6। संघर्ष की कहानी जो है जनरली ये इसका वास्ता सभी से होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो उसका स्वाद अगर आपको चखना है तो बिना संघर्ष के आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा दोस्तों। तो संघर्ष की कहानी में हम अपने नायकों के साथ हमेशा हाजिर होते हैं, उनकी खूबसूरत सी एक जर्नी को लेकर। संघर्ष से उन्होंने जब अपनी सफलता को सींचा हुआ होता है तभी उनको महत्व पता होता है कि आखिर संघर्ष की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक नायिका। लड़कियां जो हैं इनसे प्रेरणा जरूर लें, क्योंकि इनके जो संघर्ष हैं वो आपको हमेशा प्रेरणा देने वाले हैं और एक मिसाल साबित होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज हमारे साथ अपने संघर्ष की कहानी लेकर हाजिर हैं एक नायिका जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को अपनी तरक्की का रास्ता बना लिया। तो बहुत बहुत स्वागत है वंचना जी। कैसे हैं मैडम आप? धन्यवाद, सभी को नमस्कार। अच्छी हूँ विकास सर। मैडम ये जो संघर्ष है आपका, इसकी कहानी कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है और क्या क्या पड़ाव पार करके आप जो है यहाँ तक पहुँची हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में वंचना मैडम जो है ये वन स्टॉप सेंटर की संचालिका है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ प्रशासक हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जितने लड़कियां प्रताड़ित हैं अलग अलग माध्यमों से, तो उन सबको इस हर संभव सहायता ये प्रदान करती हैं। थ्रू आउट द डे एंड नाइट, दिन रात ये नौकरी करती है। इनको इतना जज्बा है, इतना जुनून है लोगों की मदद का। तो इतनी जानकारी मेरी तरफ से। अब जानते हैं वाकई की संघर्ष की कहानी, खुद उनकी जवानी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बताएं मैडम ये संघर्ष जो है कैसे शुरू हुआ? विकास सर, संघर्ष बोले या फिर सपना बोले, सपना तो ये बचपन का था जी। जब मैं 4th या 5th क्लास में थी जी। तो जैसा कि मेरे पापा खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, थे, रिटायर्ड हो चुके हैं जी। तो उनको देख के हमेशा लगा करता था कि बनना है। और मतलब जब मैं डिप्टी कलेक्टर शब्द नहीं बोल पाती थी जी। तब से मैं बोला करती थी कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, क्योंकि पापा भी मध्य प्रदेश राज्य सेवा में थे जी। तो उस हिसाब से लगता था कि बनना है। फिर धीरे धीरे जो ये जुनून था वो संघर्ष में तब्दील होकर चला गया जी। और भगवान की दया से पैसे की तरफ से बहुत ज्यादा समस्या कभी नहीं रही। पापा सरकारी अधिकारी थे जी। लेकिन आसपास का माहौल जरूर ऐसा रहा जहाँ पे मैंने घरेलू हिंसा देखी है बचपन से। जब बच्चे थोड़ा बहुत समझने की उम्र में पहुंचते हैं जी। उस समय मैंने आसपास देखा कि महिलाओं के साथ अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कितने सारी बातें सुननी पड़ती हैं। वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं जी। और हमेशा ही ताने सुनना पड़ता है कि करती ही क्या हो, कमाती ही क्या हो। क्योंकि आज भी यही सब चलता रहता है कि जो पैसा कमाता है उसके लिए कहा जाता है कि वो काम कर रहा है जी। और जो घर में महिला गृहिणी के रूप में घर को सजाती संवारती है जी। तो उसके लिए कहा जाता है कि काम ही क्या करती हो। तो ये कुछ शब्द थे जो हमेशा सुना है, आसपास में देखा भी है। तो फिर लगता था कि नहीं, कुछ भी हो जाए पढ़ाई बहुत करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है कि जो मेरा सपना है डिप्टी कलेक्टर बनने का उसको मैं पूरा कर सकूं। मैडम बता सकते हैं आप लिटिल बिट जैसे भी, क्योंकि जब आसपास ऐसा माहौल होता है तो हमें प्रेरणा कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं होती। किस प्रकार का एनवायरनमेंट हुआ करता था, मतलब क्या किस प्रकार की प्रताड़ना जो है लोग करती थी? देखिए, जो मैंने देखा था बहुत मतलब समझिए कि ऐसा देखा कि एक महिला थी, उनकी नौकरी लग चुकी थी। अब पुराने जमाने में 11वीं हायर सेकेंडरी हुआ करती थी जी। वो हायर सेकेंडरी पास आउट थी, उनके बच्चे थे और उनकी नौकरी लग गई थी। उनके पति ने उनको बोला कि नौकरी मत करो, बच्चे संभालो घर में, क्योंकि पैसों की जरूरत नहीं है। उस महिला ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नौकरी नहीं ज्वाइन करी, जबकि उस जमाने में आपके जो बैंक पीओ की नौकरी थी लगभग उसी ग्रेड में मिल रही थी और उनके पास दूसरी जो नौकरी का भी ऑप्शन था, गवर्नमेंट स्कूल में उनको टीचर लेक्चरर के रूप में ज्वाइन करवाया जा रहा था। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि बच्चों को पालना था, बच्चों को आगे बढ़ाना था जी। मगर फिर जब महिला से उनका परिवार बढ़ा, बच्चे ज्यादा हुए, खर्चा बढ़ने लगा, तो जैसे जैसे खर्चा बढ़ने लगा वही बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है जी।
तो उनके पति उनको बहुत ताना देने लगते थे कि तुम क्या करती हो, अकेले ही तुझे करना है, कुछ काम कर रही होती तो आज सपोर्ट मिल जाता। मतलब जिस पति ने पहले उनको नौकरी करने से मना किया, बाद में उन्हीं पति के द्वारा उनको प्रताड़ना मिलने लग गई। बच्चों के बड़े बड़े सपने थे कि हम ये करें वो करें, तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बच्चों को। तो वो सारी स्थिति मैंने पास से देखी थी, तो थोड़ा सा लगता था कि नहीं यार, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना औरत को बहुत जरूरी है ताकि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अपनी मर्जी से कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट भी है, पावर फ्लोज फ्रॉम पॉकेट, कि आपके जिसके जेब में पैसा होता है, शक्ति और सत्ता उसी की होती है। तो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पैसा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो था, जो मैंने देखा था, और उसके अलावा भी मतलब ये मैं बता रही हूँ जब मैं 12th तक में थी। फिर उसके बाद जब मैं 12th, अब यहाँ से मैं अपना बता दूं कि जब 12th में पास करती हूँ तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे इलाहाबाद जाना है। और तो पापा बोले कि ठीक है चले जाओ। और हमारी पूरी तैयारी हो गई। मेरे पापा उस समय रीवा में पोस्टेड हुआ करते थे। तो रीवा में जेलर पोस्ट पे पोस्टेड थे, लेकिन वो लखनऊ 7-8 महीने के लिए अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। और रीवा में मैं, मेरे दीदी, मम्मी और भाई रहते थे। हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। मेरी बड़ी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी हैं। तो जब मैं 12th पास आउट करी तो वो MSc प्रीवियस उनका कंप्लीट हो चुका था। तो बड़ी थी, हमारे घर में सबसे बड़ी वही थी। मेरी पूरी इलाहाबाद जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि मेरा ये मन था कि इलाहाबाद जाऊंगी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ ग्रेजुएशन करूंगी और साथ साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी। क्योंकि उस जमाने में, मैं आपको बता रही हूँ 1998-99 की बात, उस जमाने में इलाहाबाद ही एक ऐसा हब हुआ करता था सिविल सर्विसेज के लिए, जितना मुझे नॉलेज था। क्योंकि वो हमारे समय में इतनी कोचिंग क्लासेस नहीं हुआ करती थी। हम लोग तो ये जो PSC पास आउट ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्हीं से मिला करते थे, उन्हीं से प्रेरणा लिया करते थे और उन्हीं से बुक्स पूछा करते थे। तो उसी समय रीवा में एक जेल सुपरिटेंडेंट, इस समय उनका स्वर्गवास हो चुका है, गांधी अंकल पोस्टेड हुए थे। वो डायरेक्ट PSC के थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट हुए थे, MPPSC के थ्रू। और उनका क्रिमिनोलॉजी में PhD भी था और सागर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। बहुत ही तेज तर्राट ऑफिसर थे। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनसे पूछती थी कि अंकल कैसे PSC होती है, MPPSC में ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई 8 सब्जेक्ट से बनते हैं, अपन 8 सब्जेक्ट उसमें पढ़ना रहता है। तो मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मैं इलाहाबाद जाऊं और तैयारी करूं। मेरे पापा ने हाँ भी बोल दिया था। लेकिन वही जो सोशल दबाव होता है, सामाजिक दबाव, सोचिए कि 3 दिन से हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। सुबह 5 बजे वाली बस से मुझे रीवा से इलाहाबाद जाना था। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरी मम्मी मना कर दी। बोलती है नहीं, पापा नहीं है, हम तुमको अकेले नहीं भेजेंगे। कल को तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना घटित हो जाएगी तो तुम्हारे पापा हमको तो मार डालेंगे। मतलब एक सामाजिक दबाव की लड़की है, भाई 16-17 साल की लड़की है, अकेले इलाहाबाद उसको रहना है। पापा होते, पापा छोड़ के जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा कि ठीक है मत भेजो, मैं भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करूंगी। एक बहुत बचपना जो था, तो मैंने नहीं एडमिशन लिया कॉलेज में। फिर हो गया, पापा आए, वापस आए, बोले क्यों नहीं एडमिशन ले रही। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मॉडल साइंस कॉलेज में, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज में। लेकिन मन में एक दबी इच्छा रह गई कि मुझे PSC की तैयारी करना ही करना है। और फिर हो गया, चल रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर के साथ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने के बाद फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे क्रिमिनोलॉजी से MA करना है सागर यूनिवर्सिटी से। पापा ने उसके लिए मना कर दिया। बोले फिर अकेले रहना पड़ेगा बेटा, कोई नहीं है। तो फिर उस समय मेरा जो मुझसे छोटा है लेकिन घर में बड़ा भाई इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज से BSc कर रहा था। तो एक मौका बस इतना मिला कि पापा बोले कि चलो ठीक है, इंदौर में तुम्हारा भाई है तो तुम भी इंदौर से ही पढ़ाई कर लो। तो फिर मुझे ये मौका मिल गया इंदौर पहुंचने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो फिर इंदौर में DAVV में कुछ तो समाधान मिला। हाँ, मुझे बस इतना एक आस जगी थी कि चलो रीवा से बाहर निकल के बड़ी सिटी में जा रही हूँ तो शायद PSC की कोचिंग मिल जाएगी मेरे को। यही मैं कुछ मन में आपके लिए जरूर कहूँगा, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। संघर्ष, विघ्न और जिम्मेवारियां
संघर्ष, विघ्न और जिम्मेवारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। तो बहुत बिल्कुल आपने जो समाधान है वो ढूंढ ही लिया आकर किसी ना किसी तरीके से मिला आपको। जी सर, ये भगवान का आशीर्वाद समझिए या फिर मेरे अंतर मन की जो एक वेदना थी कि मुझे कुछ भी करना है, वही समझ हो सकती है कि भगवान ने एक रास्ता दिया इंदौर का। फिर मैं इंदौर में डीएवीवी में एमएससी स्टार्ट मैंने कर लिया। अब ये था कि चलो सन 2000 की बात है, अपन एलिजिबल भी हो गए थे, चल रहा था कि चलो, सॉरी 2001-2 की बात मैं बता रही हूँ। लेकिन किस्मत कहते हैं ना कि कई बार, वैसे तो मैं किस्मत को मानती नहीं हूँ, मैं विश्वास मानी, मैं अपने कर्म पे मानती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई किस्मत होती है। आप लोग को सभी को पता है कि 2003 के बाद पीएससी आना बंद हो गई। मतलब मैं जब इंदौर पहुंची और मैंने थोड़ा बहुत किया तैयारी की, चलो इधर उधर, तो पीएससी आना बंद हो गई। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी कि संघर्ष के साथ साथ अभी व्यक्ति को अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। जब इंदौर में मैं आई तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगी कि मैंने, मेरा जो इंदौर की चकाचौंध जो थी, मतलब एक छोटे सिटी से इंसान बाहर बड़े सिटी में आता है, तो जो चीजें जिंदगी, क्योंकि मैंने इंदौर में पहली बार, मतलब मैं ऐसे इस तरह से थी जो कि कभी मैंने आईसीएच देखा नहीं था। मैं आपको ग्रेजुएशन तक का बता दूं कि मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि मैंने आईसीएच नहीं देखा था कि क्या होता है, रेस्टोरेंट क्या होते हैं ये हम नहीं जानते थे। तो इंदौर में पहली बार मैंने आईसीएच देखा और हो गया थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है। पहली बार मैंने थिएटर देखा था कि हाँ मूवी लगती है, थिएटर होता है इस टाइप से, क्योंकि खुद भी नेचर से भी पढ़ाकू थी। लेकिन फिर पीएससी आना बंद हो गई तो डाइवर्ट हो गया मन कि अब जो पीएससी आ नहीं रही है तो हम क्या करें। और इसी बीच में मेरी फ्रेंड की शादी होती है, सोचिए। और मेरी फ्रेंड की शादी होती है, उसके हस्बैंड उसके बेबी का एबॉर्शन करवा देते हैं केवल इसलिए कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चा पाल सके। ओह माय गॉड, रियली? और जब मेरी फ्रेंड मुझे ये बात बताती है तो मतलब एकदम दिमाग घूम चुका था कि एक लड़की अपना बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है केवल इसलिए क्योंकि वो खुद भी नहीं कमाती है और उसके पति ने उससे कह दिया है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपका बच्चा पाल सकूं। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी रहती है ना कि दिमाग को बिल्कुल फिर से वापस से सेंट्रलाइज कर देती है कि नहीं, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका खुद का एक पहचान होनी चाहिए, आपके पास आर्थिक रूप से इतना फोर्स होना चाहिए कि आप अपने बच्चे का पालन पोषण खुद कर सके। तो फिर जो भी सारी परेशानियां थी कि पीएससी नहीं आ रही है, फिर मैंने यूपीएससी ट्राई करना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एमपीपीएससी नहीं आ रही है। और इसी बीच में एक बार मैंने पापा से फिर बोला कि पापा मुझे दिल्ली जाना है यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरे पापा के ही एक सीनियर अफसर थे, उनका बेटा दिल्ली में कोचिंग कर रहा था यूपीएससी की। तो उसने बोला कि चलो तुम वहाँ चलो, मैं तो हूँ ही। मैंने पापा से बोला, लेकिन उस समय थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ गई थी, क्योंकि अब कहते हैं ना कि सब जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे बराबर रहे हैं। मेरा एक भाई 12th पास आउट किया था, एक भाई ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी करवाना है, 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम में लेके जाना है, उन दोनों का। साथ ही साल भर पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी। अब मैं बोल रही थी कि मुझे दिल्ली जाना है तो अब या तो किसी न किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना था, या तो मैं दिल्ली जा पाती या फिर मेरे बड़े वाले भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो बैंगलोर में वो एमसीए कर पाता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं चलो भाई को एमसीए करवा देते हैं। और फिर मैंने वापस से रीवा आ गई और एमफिल मैथमेटिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन मैंने एमफिल मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के साथ साथ ही एक वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर सर हुआ करते थे रीवा में, तो उनके घर जाके मैं पीएससी के लिए ट्यूशन लेने लग गई कि थोड़ा बहुत पता चले कि क्या है कैसा है। इतने में हमारा एमफिल कंप्लीट हो गया, लेकिन वही पीएससी की वैकेंसी नहीं आ रही थी। फिर ये देख के 2005 की वैकेंसी आती है 2007 में विडम्बना देखिए, 2005 एमपीपीएससी के नाम से सभी को पता है कि दिसंबर 2006 में वैकेंसी आती है, जिसका ऐसे लेटेट एग्जाम होता है। फिर हो गया, जब तक उसका प्रीवरी होता है, मेंस देने की नौबत आती है, तब तक मेरी शादी हो जाती है जून 2007 में मेरी शादी हो गई।
जी। अब इसी बीच में मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो चुका था। 1 साल मैं गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज में एज अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स मैं 1 साल पढ़ा भी रही थी और साथ में मेरा पीएचडी की भी प्रिपरेशन अपनी सेल्फ स्टडी से कर रही थी। जी। और यूपीएससी भी मैंने टारगेट कर लिया था, मैं सेल्फ स्टडी से यूपीएससी भी दे रही थी और लकीली मेरा यूपीएससी का प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, 2006 वाला। थैंक यू। तो फिर यही सब चीजें चलती रही। अब मेरा इसी बीच में सोचिए मेरे को प्रोजेक्ट एसोसिएट एपीएस यूनिवर्सिटी से मिलता है मैथ्स में, लेकिन उसमें यह था कि मुझे बाहर जाना था। 8 जून को मुझे ये सारी चीजें मिलती हैं और इसी बीच में शादी तय होती है। मेरे इन लॉज मना कर देते हैं कि हमें जॉब वाली बहू नहीं चाहिए है, तो सारे सपने फिर धराशायी हो जाते हैं। फिर 27 जून को शादी हो जाती है। दुखी मन से इंसान अपने सपनों को एक तरफ रखता है और चला जाता है। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा सपोर्ट हस्बैंड का मिला। हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो। फिर अब देखिए, यहाँ से विडम्बना जो मेन लड़कियों के लिए जरूरी है, मैं वो बताऊंगी, वो यहाँ से ही है कि ससुराल वाले, मतलब मैं किसी ससुराल को, मैं अपनी भी ससुराल को गलत नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे भारतीय समाज की विडम्बना है कि ससुराल वाले क्या बोले कि अपन का होता है ना, शादी के बाद अपन मायके आते हैं, लड़कियां मायके जाती हैं, तो जो मुहूर्त बनते हैं तो वो ऐसा था कि 4 या 5 महीने मुझे मायके में रहना था और दिवाली के बाद वापस मतलब ससुराल जाने का मुहूर्त बन रहा था। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि ठीक है, ये 4-5 महीने तो मायके में ही रहना है, तो चलो इसको इलाहाबाद भेज देते हैं कोचिंग के लिए। अब मेरे को इलाहाबाद जाने का मौका मिल गया, मैं इलाहाबाद चली जाती हूँ। लेकिन अब पीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी 5 महीने में नहीं होती है। बिल्कुल सही। अब उसके लिए तो कम से कम 1 साल लगातार पढ़ने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, मेरी सासू माँ ने बोला कि तुमको मैंने 5 महीने के लिए भेजा था, तो 5 महीने हो गए हैं, अपना सामान वामान लेके वापस आ जाओ। रोते हुए मुंह से अपना बैग पैक किए हम वापस से दिसंबर में जबलपुर पहुंच जाते हैं। फिर पति को मनाते हैं, फिर सास को मनाते हैं कि मम्मी क्या कहते हैं कर लीजिए, क्योंकि उसी समय एमपीपीएससी 2008 की वैकेंसी आ जाती है। तो जब वैकेंसी आती है तो फिर हम सबको मनाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, हमें भेज दीजिए। फिर सब मानते हैं, फिर हम इलाहाबाद पहुंचते हैं और फिर 2008 का प्री क्वालिफाई होता है, मेंस क्वालिफाई करते हैं। मेंस जब दे रहे होते हैं उसी समय बेटी कंसीव हो जाती है और 8 अगस्त ड्यू डेट थी, 9 अगस्त को मेरी बेटी पैदा हुई है 2010 में। और उस समय हमारे लोगों के 2008 के एमपीपीएससी के इंटरव्यू चल रहे होते हैं, लेकिन दिल्ली से इंदौर आना पॉसिबल नहीं था, तो सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। ना तो एमपीपीएससी का इंटरव्यू, ना यूपीएससी का मेंस। 2010 का मेरा यूपीएससी का मेंस था जो कि अक्टूबर में था, सब खत्म। फिर हो गया, बच्चा पैदा हो गया है, अब अपन को बच्चा संभालना है। मेरी बेटी और फिर मेरी बेटी जब 2 साल की होती है, मन में देखिए कसक मेरे हमेशा रही आई, मतलब मन से मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पापा के मामा जी हैं एक, मेरे बब्बा जी, मैं उनको जिंदगी में अपने लिए, मतलब मम्मी तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है, पापा है, सब कोई है, लेकिन मैं अपने बब्बा जी की एक चीज को हमेशा दिमाग में रखती थी। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, अगर सच्चे दिल से आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए इतना प्रयास करो कि सारी कायनात आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो उनकी ये लाइन मेरे दिमाग में, मतलब समझ लीजिए आज भी मेरे दिमाग में वो रहती है, हमेशा रहती थी। मैं कभी किसी से बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। इस बीच में मैं मजाक की कुछ बातें बताऊंगी जो घर वालों ने बोला था, मेरे ससुराल वालों ने, जिन बातों को मैंने दिल में रखा था कि मैं कभी किसी को जवाब नहीं दूंगी, जवाब समय देगा। तो एक बार ऐसी ही मेरी सास किसी बात पे, थोड़ा सा होता है ना, सभी की मम्मी लोग नाराज हो जाती हैं, मेरी भी मम्मी जी किसी बात पे मुझसे नाराज थी, तो कहती हैं कि ये मेरा घर है और बड़े, मतलब पता नहीं कैसे है, नहीं ऐसी, लेकिन हो गया, कभी कभी इंसान गुस्सा हो जाता है। तो वो बोलती हैं कि ये सामान सारा उठा के फेंक दूंगी। मुझे बहुत दुख लगा कि यार अब ये मेरा घर नहीं है क्या। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है भाई, ये बड़े हैं, नाराज हैं, जाके मैंने भाई गलती पूछी अपनी और बात खत्म हो गई। लेकिन मन में था ये मेरा घर नहीं है, बोला गया है। ऐसे ही एक बार मजाक में मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे हस्बैंड सीनियर ऑफिसर हैं, काफी प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो ये जिप्सी थी,
उनकी सरकारी गाड़ी जिप्सी। तो जिप्सी में उन्होंने बोला कि ये जो फ्रंट की सीट होती है ये ऑफिसर के लिए होती है। विश्वास मानिए वो दिन था कि मैंने अपने हस्बैंड की सरकारी गाड़ी में फ्रंट सीट में मैं बैठी नहीं थी। मैंने कहा मैं जिस दिन बैठूंगी उस दिन अपने पदनाम की गाड़ी में बैठूंगी। तो उनसे नहीं बोला था, मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे मन में थी कि मुझे करना है। जैसे मेरी बेटी 2 साल की हुई तो मैं रीवा आई थी अपने, मतलब सेकंड इशू मैंने कंसीव किया हुआ था, तो मैं रीवा वापस, मेरे पापा की पोस्टिंग फिर से रीवा थी। तो ये मैं आपको 2012 पीएससी के समय का बता रही हूँ कि 2012 पीएससी मतलब ये अगस्त 2012 में मैं वापस से रीवा आती हूँ और अक्टूबर में ही वैकेंसी आ जाती है 2012 पीएससी की। तो मन की आस वापस से बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट, हाँ इस बार तो कुछ करना है। मैंने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया तो हस्बैंड मान गए, बोले हाँ ठीक है कर लो, हो गया। और फिर मैंने फॉर्म भी भरा। फिर रीवा में जीवन सिंह सर हैं हमारे, उनकी एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया और काफी अच्छे से गाइडेंस मिला। और उसी दौरान किस्मत देखिए ना कहाँ से कहाँ घूमती है। इस बीच में मेरा एबॉर्शन हो गया, जो सेकेंड इशू मैंने कंसीव किया था। और फिर मन अंतर से एकदम समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं, मतलब अब परिवार की तरफ आगे बढ़ूं या करियर की तरफ आगे बढ़ूं। फिर एक हफ्ते बिल्कुल मन जो था वो बहुत वैसा था। मेरी एक आदत थी कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं मंदिर में जाके देवी माँ के सामने बैठ जाती हूँ। तो रीवा में भी एक मंदिर है मेरा, बहुत फेवरेट मंदिर है, दुर्गा माँ का है। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके बैठ गई, काफी सोची समझी क्या करूँ, दिन भर वहीं बैठी रही। शाम को ऐसा लगा जैसे देवी माँ बोल रही है कि त्याग तो तूने कर ही दिया है, बच्चा तेरा वापस नहीं आएगा, लेकिन जिस वजह से गया है कम से कम वो तो हासिल कर ले। बिल्कुल। विश्वास मानिए दिन भर के आंसू मैंने पोछे, वापस घर आई। मैंने पापा से बोला कि पापा माफ कर दीजिए मुझसे जो गलतियां हुई, मुझे कोचिंग करनी है। पापा लोगों को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन एकदम खड़े खड़े उन्होंने मेरे लिए एक्टिवा खरीदी कि बेटा अब ऑटो टेम्पो से नहीं जाना है, अपनी गाड़ी से जाओ। रीवा में नहीं मिली तो सतना से हमने फिर एक्टिवा बुलवाई। और मतलब एबॉर्शन के 10 दिन के बाद से मैं वापस कोचिंग ज्वाइन कर ली। माय गॉड। क्योंकि उस फरवरी में प्री था और मैंने 4 साल से पढ़ाई करी नहीं थी, 3 साल से। 2008 मेंस के बाद से मैंने कोई पीएससी की तैयारी मतलब काफी छोड़ी हुई थी, तो 3-4 साल का गैप हो चुका था। मैं वापस गई और बस दिमाग में ये रहता था कि सिलेक्शन तो लेना है। तो किस्मत से ऐसा रहा कि 12 का इंटरव्यू कॉल हुआ। लेकिन फिर परीक्षा देखिए भगवान की 2012 एमपीपीएससी में स्टे लग गया, कोर्ट केस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि भगवान बोल रहा था कि तुमको मैं हर तरफ से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इस रोक को कैसे, इस हर्डल्स को कैसे पास करके जाती हो, तुम दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करो। और फिर 2013 पीएससी आती है। 2013 पीएससी में फिर से मैंने प्री मेंस दिया, भगवान की दया से इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू हुआ और मैंने सिलेक्शन ले लिया। और ठीक है डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाई, लेकिन ठीक था, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट में महिला सशक्तिकरण अधिकारी मेरे को अच्छा भी लगा क्योंकि महिलाओं के लिए काम करना था। तो इस तरीके से फिर वो 2013 की ज्वाइनिंग हुई। इसी बीच में मैंने मतलब यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से एमए कर लिया था, सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया था, सोशियोलॉजी से मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। और गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी 4 से 5 साल का मैंने एक्सपीरियंस भी ले लिया था। पैरेलली मैं ये सब कर रही थी अपनी पीएससी की तैयारी के साथ साथ में और बच्चे के साथ साथ में। तो लड़कियों को मैं यही बोलती हूँ कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। कभी किसी के ऊपर आप डिपेंड ना रहें, अपना स्वाभिमान और जो सामाजिक दायरा है उसके बीच में रहें। अगर आपको करियर बनाना है तो करियर बनाना ही बनाना है, लेकिन ससुराल वालों से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर छोड़ के नहीं भागना है। देखिए सामंजस्य बैठाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आज फिर आप देख रहे हैं कि अब तो मेरे पास भगवान की दया से मेरा दूसरा बेटा भी हो गया है। एक बेटा एक बेटी है, 2 साल का बेटा हो गया है। फैमिली कंप्लीट हो गई है। मैंने अपना खुद का एक घर ले लिया है इंदौर में जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम से है।
वाह। मेरी एक खुद की कार है जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। आपके नाम से तो सब कुछ है मैडम, आपने जो काम किया है दिल से सैल्यूट है आपको, आपके संघर्ष के लिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर वंचना सिंह। इन्होंने, आपने इनकी सफलता की कहानी जानी, किस तरीके से संघर्ष किया, क्या क्या जिंदगी ने इनको रास्ते दिखाए, लेकिन कभी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि जीवन में जब आपके परीक्षा होती है तो वो परीक्षा आपको आजमाने के लिए है, आपकी टेस्टिंग है कि आप कितने खरे उतरते हैं उन सभी चीजों पर जो ईश्वर आपसे चाहता है। तो ईश्वर में आस्था रखते हुए अपनी तैयारी करिए। Unacademy. Let's crack it.